जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 55। आज के लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बजटिंग। अच्छा, कोड ऑफ एथिक्स का एक क्वेश्चन रह गया हमारा प्रैक्टिस वाला, ट्रिपल ए मॉडल असाइनमेंट में दिया था, ऐसा ही है? वो आता है? नहीं आता ना? हाँ, वो डिस्कस कर, वो हम किसी मुनासिब टाइम में डिस्कस करेंगे। वो जो ईद के करीब एक दिन होता है ना जिसमें आधी क्लास नहीं आती, वो हाँ उस दिन किसी लेक्चर में मिला के डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? वो याद करवाइएगा। हाँ जी। छुट्टियाँ कब होगी प्रिंसिपल साहब? बताएंगे कब बताएंगे? नेक्स्ट वीक में बताएंगे। छुट्टियाँ थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम 3 साल की तो होनी चाहिए। कम से कम 10 दिन की सर, 5 दिन ईद की। टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आज नए हम, बजटिंग। अटेंटिव होके सुनिएगा लेक्चर, खास तौर पे आज का लेक्चर बजटिंग के बारे में सुन लीजिए। है क्या बजटिंग में? आपने कोई नया कंसेप्ट नहीं है बजटिंग के चैप्टर में। कोई हाँ पुराना कंसेप्ट अगर आप भूल गए हो तो वो अलग बात है, लेकिन नया कंसेप्ट कोई ना होने के बराबर है। इक्का दुक्का कोई आ गया तो मैं कसम नहीं खाता है, मैं भी इक्का दुक्का निकल है, लेकिन कोई नया कंसेप्ट नहीं है। कैलकुलेशंस इसमें बहुत ज़्यादा है, कैलकुलेशंस इसमें बहुत ज़्यादा हैं। जो 2 कंसेप्ट आपके फ्रीक्वेंटली टेस्ट होंगे, स्किल इस चैप्टर में टेस्ट होंगी, वो एक है टी काउंट, कि क्या आपको डिफरेंट आइटम्स के टी काउंट, जैसे डेटर्स का टी काउंट बनाना आता है कि नहीं, क्रेडिटर्स का टी काउंट बनाना आता है कि नहीं, ये स्किल टेस्ट होगी। और रेशोज की स्किल टेस्ट होगी, रेशो कि क्या डेटर टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करनी आती है कि नहीं, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करनी आती है कि नहीं। ठीक है जी। ओवरऑल बजटिंग के चैप्टर में आपने इनकम स्टेटमेंट और कैश अकाउंट, ये 2 चीज़, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बोलते हैं ना अकाउंटिंग में इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होता है। और ये दोनों अकाउंट्स आप ऑलरेडी अकाउंटिंग में सीख चुके हैं। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अकाउंटिंग में आप पास्ट के यानी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखते हैं, एमएफए में आप फ्यूचर की यानी बजटेड इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो बनाना सीखेंगे। फॉर्मेट सेम, तरीकाकार सेम, कैलकुलेशन सेम। ठीक है, तो इस चैप्टर में खास बात क्या है? नया कंसेप्ट बहुत कम, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा। ठीक है जी। तो कैलकुलेशन में आपने एक्सपर्ट होना है, लेकिन उसमें भी किस तरीके से हमने कैलकुलेशन करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगा। इवन कैलकुलेशन करना भी आपको जैसे मैं रिकमेंड करूं, मेरी रिकमेंडेशन है वैसे ही आपने कैलकुलेशन करनी है। खुद की ना अगर अप्रोच डेवलप करे कोई तो बेहतर है, खुद से भी करना चाहिए, खुद कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ ए को बी से मल्टीप्लाई करना है तो आपने हमेशा ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। अगर बी को ए से मल्टीप्लाई करके कहने लगे सर आंसर तो सेम आता है, तो मेरी तरफ से इजाज़त होगी, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि कुछ स्टेप्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स जहन में हैं, उनको सामने रख के आपको ऐसी अप्रोच बताई जाती है। आपको पता है रूल हमारा वही है, या तरीक़ाकार वही, क्या फॉर्मेट एक जैसा हो, हर क्वेश्चन के लिहाज से हमने फॉर्मेट चेंज नहीं करना, लीस्ट चेंजेस होनी चाहिए अगर एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में जाए। तो इसी अप्रोच के मुताबिक हम ये बजटिंग भी करेंगे, और आपने कोशिश करनी है जो जो बात मैं जिस तरीके से बताऊं उसको एज इट इज़ फॉलो करते रहें तो अच्छा है। ठीक है जी। कैलकुलेशन करने के कुछ और तरीके भी मौजूद हैं, वो सारे तरीके चेक करके जितने को अमूमी तौर पे होते हैं, आपको जो उनमें से ईजीएस्ट और जो बेस्ट मेरे ख्याल में मेरी जजमेंट के मुताबिक तरीका होगा वो सिखाऊंगा। लेकिन अगर आपको पसंद ना आए, किसी दूसरे तरीके से कैलकुलेशन करना चाहे, मेरी तरफ से इजाज़त है। रिकमेंडेड अप्रोच सिखा दूंगा, डिफरेंट अप्रोच अडॉप्ट करना चाहे इजाज़त है, लेकिन वो हो सकता है फिर दूसरे क्वेश्चन में जाके फेल हो जाए, वो फिर आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर मेरी अप्रोच के मुताबिक चलेंगे तो फिर आंसर की जिम्मेदारी मेरी है। चैप्टर है बजटिंग का। क्या सीखेंगे सबसे पहले इसमें? टाइप्स ऑफ बजट। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे बजट की कितनी टाइप्स है, और सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे। फिर देखें, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है ट्रेडिंग कंपनी की, कॉस्ट ऑफ सेल्स है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की,
फिर उसके बाद ओवरहेड्स की बजटिंग, फिर मार्जिनल कॉस्ट, फाइफो मेथड जो मोस्ट प्रोबेबली भूल चुके होंगे आप, लेबर एफिशिएंसी, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ये कुछ डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल वगैरह। डिस्पोजल कौन बताना भूल गए होंगे ना आप अकाउंटिंग में। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना भी भूल गए होंगे। ड्यूरिंग ईयर नया एसेट खरीदा, पुराना एसेट बेचा, नए एसेट की अलग डेप्रिसिएशन, पुराने एसेट डिस्पोज किया उसकी अलग डेप्रिसिएशन, फुल्ली डेप्रिसिएटेड को अलग लाइन आइटम शो करवाना है। याद है अभी? यही याद, बेहतरीन हो गया। फिर इसके बाद कैश बजट है। बेसिकली देखिए दो तरह के बजट आपको नजर आएंगे। टाइप्स ऑफ बजट में दो तरह के बजट कौन कौन से हैं? कौन कौन से? प्रॉफिट लॉस बजट और कैश बजट। अच्छा मुझे बताइए, पहले प्रॉफिट लॉस बजट है, बाद में कैश बजट है, ये रैंडमली हो गया कि सोच समझ के किया होगा? हालांकि आपके ख्याल में फर्क तो कोई नहीं पड़ता ना, पहले कैश बजट करें या प्रॉफिट लॉस बजट करें, लेकिन फर्क पड़ता है। ठीक है, वो जब क्वेश्चन करेंगे फिर आपको समझ आएगी। आगे चलते हैं। आज हमने सबसे पहले टाइप्स ऑफ बजट, कहता है दो तरह के बजट आपने बनाने होंगे। एक प्रॉफिट एंड लॉस बजट जिसमें प्रोजेक्टेड यानी फ्यूचर की यानी एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंसेस शो की जाती हैं। और दूसरा बजट कौन सा होगा? कैश बजट, जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस नहीं, रिसीट्स और पेमेंट शो किए जाते हैं। पहले बताएं कि आपको इनकम और एक्सपेंसेस में और रिसीट्स और पेमेंट्स में फर्क पता है? क्लियर? इतनी काउंटिंग सीखी आपने? तो बताइए, अगर ड्यूरिंग द ईयर सेल्स है 10,000 की और क्लोजिंग रिसीवेबल क्रेडिट से 10,000, क्लोजिंग रिसीवेबल 2,000, कैश कितना रिसीव हुआ? 8,000। शाबाश, कैलकुलेट कर लिया ना। ओपनिंग बैलेंस ऐड क्रेडिट सेल माइनस क्लोजिंग, बेहतरीन। तो प्रॉफिट एंड लॉस बजट बनाना है, कैश बजट। हमारे सिलेबस में दो बजट कौन कौन से हैं? बजट, कैश बजट। इसलिए तीन तरह के सवाल आएंगे। पहला सवाल जिसमें कहेगा प्रॉफिट लॉस बजट बनाओ, दूसरा सवाल जिसमें कहेगा कैश बजट बनाओ, तीसरा सवाल बताएं दोनों। शाबाश, कहेगा प्रॉफिट लॉस भी बनाओ और कैश बजट भी बनाओ। और ये तीसरे वाला सवाल इजी होगा, क्योंकि जब उसने ज्यादा चीजें टेस्ट करनी होती है ना तो वो इजी चीजें टेस्ट करता है। जब कम चीजें टेस्ट करनी होती है ना, मुश्किल चीजों की तरफ जाता है। तो पहले प्रॉफिट लॉस बजट, दो बजट बनाने सीखने हैं। पहले हम कौन सा सीखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस बजट बनाना। शाबाश। इसकी रीजन बड़ी सिंपल, रीजन आपको बता देता हूँ। रीजन बड़ी सिंपल। मुझे बताइए, अमूमी तौर पे जब आप डेटर्स का टी अकाउंट बनाते हैं, क्रेडिट सेल के बगैर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं, पहले क्रेडिट सेल कैलकुलेट होती है, फिर कैश रिसीव्ड होती है ना। वैसे तो मैथमेटिकली कैश रिसीव्ड अगर आपके पास है तो क्रेडिट सेल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अमूमी तौर पे क्या होता है? पहले क्रेडिट सेल फिर उसके बाद कैश रिसीव्ड कैलकुलेट होती है। इसलिए याद रखें, कैश बजट के अंदर चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर्स यूज होनी होती हैं, कैश बजट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर यूज होनी होती हैं, इसीलिए पहले प्रॉफिट एंड लॉस बजट बनेगा फिर कैश बजट बनेगा। अगर दोनों क्वेश्चन वो इकट्ठे पूछ ना, पहले प्रॉफिट एंड लॉस बजट बनाना है। आगे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बजट, इसमें मेजर आइटम्स क्या कैलकुलेट करना होगी? देखिए आइटम्स तो बहुत सी होंगी, जो आइटम होगी हम डील कर लेंगे, लेकिन वो आइटम जो तकरीबन हर सवाल में आएंगी वो कौन सी हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बजट में? नंबर 1 सेल्स। अच्छा, सिर्फ सेल्स के कैश और क्रेडिट दोनों। शाबाश, टोटल सेल्स। सेल्स आएगी, प्रोडक्शन बजट आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएंगे। प्रोडक्शन बजट किसको बोलते हैं? प्रोडक्शन बजट है मटेरियल भी, लेबर भी, ओवरहेड भी। ओवरहेड कौन से? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ये है प्रोडक्शन, यानी आम उर्फे आम कॉस्ट ऑफ सेल्स का बजट। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बजट को हम प्रोडक्शन बजट बोलते हैं कि चीजें प्रोड्यूस करने में क्या क्या खर्चे लगे। तो पहले प्रॉफिट लॉस बजट में पहले सेल्स का बजट, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी प्रोडक्शन बजट, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बजट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बजट में क्या क्या चीजें आएंगी? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस आएंगे इसमें। आइंदा कभी बजटिंग में सेलिंग एक्सपेंस और एडमिन एक्सपेंसेस को इकट्ठा नहीं करना, हमेशा बोलना है सेलिंग एक्सपेंसेस और फिर उसके बाद सांस लेके एडमिन एक्सपेंसेस। क्यों?
सेलिंग एक्सपेंसेस सेल से रिलेट होंगे, एडमिन एक्सपेंसेस सेल से रिलेट नहीं होंगे। ठीक है जी। तो सेलिंग एक्सपेंस का, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का बजट बनेगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन कौन सी आइटम? सेलिंग और एडमिन। इसके अलावा डेप्रिसिएशन भी इधर ही आ जाएगी। डेप्रिसिएशन को अलग कर देना है। डेप्रिसिएशन को ना सेलिंग में शो करवाना है ना एडमिन में शो करवाना है, अगर शामिल है अलग कर देना है। क्यों? इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं आएगा उसमें, याद है ये किसी लेक्चर में बताया था। दोबारा बताएंगे, सारी बातें बताएंगे, अभी तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा है भैया, अभी कंसेप्ट तो दिया ही नहीं, कोई भी कंसेप्ट नहीं दे रहा, सिर्फ बता रहा हूं कि हम क्या सीखने जा रहे हैं, सिखा नहीं रहा, सिखा एक चीज नहीं रहा, सिर्फ ये बता रहा हूं हम क्या सीखने जा रहे हैं। पहले आपको बताया बजटिंग में 2 टाइप्स के बजट सीखेंगे, कौन कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस बजट और कैश बजट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस बजट में कौन कौन सी चीजें हमें कैलकुलेट करना पड़ेंगी अमूमी तौर पे? सेल्स, प्रोडक्शन बजट यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। फिर इसके बाद ऑपरेटिंग बजट यानी उसमें सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिन एक्सपेंसेस। इसमें अगर डेप्रिसिएशन या डिस्पोजल है वो अलग आएगी, डेप्रिसिएशन या डिस्पोजल है वो अलग आएगी क्योंकि फिक्स एसेट से रिलेट करते हैं। कह रहे हैं इन प्रॉफिट लॉस बजट यूजुअली last year's income and expenses are given, you have to calculate budgeted income expense of next year's using adjustments given in the question। समझ रहे हैं? इस साल का बजट बनाने के लिए अमूमी तौर पे कैसे क्या तरीकाकार होगा उसका? पिछले साल का इनकम या एक्सपेंस देगा, बोलेगा इस साल का इनकम या एक्सपेंस कैलकुलेट करो। अगर तो कुछ भी चेंज ना हो पिछले साल में और इस साल में, तो चुप करके पिछले साल की सेल्स इस साल की सेल, पिछले साल का एक्सपेंस इस साल का एक्सपेंस। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली कभी नहीं होता, कभी ग्रोथ रेट कम, कभी ग्रोथ रेट ज्यादा। वो हमने पढ़ा था ना उसमें, क्या कौन सा था ग्रोथ रेट वाली थ्योरी मैनेजमेंट में? ग्रोथ, जिसमें कौन सी थ्योरी में ग्रोथ रेट यूज होता है मैनेजमेंट में? कैपएम में। उसके लिए आगे वाली जो थी एवरेज ग्रोथ, 2 थी ना, ग्रोथ विद ग्रोथ विदाउट ग्रोथ, डीवीएम, डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड। मैनेजमेंट की कौन सी थ्योरी में? बीसीजी मैट्रिक्स। मैनेजमेंट बोला मैंने फाइनेंस नहीं बोला। ओके, तो बीसीजी में ग्रोथ रेट, हाई ग्रोथ रेट लो होता रहता है ना, तो पिछले साल की निस्बत इस साल अगर ग्रोथ रेट है 10%, तो पिछले साल की निस्बत इस साल एक्सपेंस बढ़ना चाहिए, इनकम बढ़नी चाहिए, सेल बढ़नी चाहिए कि नहीं? तो उसका इफेक्ट आएगा। और फिर इन्फ्लेशन भी तो बढ़ती है हर साल, उसका भी इफेक्ट आएगा। क्लियर? तो बजटिंग में अमूमी तौर पे क्या करेगा वो? पिछले साल के इनकम या एक्सपेंस की फिगर दे देगा और आपसे क्या बोलेगा? इस साल की फिगर कैलकुलेट करो, लेकिन नीचे कुछ एडजस्टमेंट होंगी। वो अमूमी तौर पे एडजस्टमेंट, 2 एडजस्टमेंट तो लाजमी होंगी। पहली एडजस्टमेंट ग्रोथ रेट की एडजस्टमेंट, दूसरी एडजस्टमेंट इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट। ठीक है, फिर से जीरो से शुरू करते हैं। बजटिंग के टॉपिक में कितनी तरह के बजट आएंगे? कौन कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस और कैश बजट। अब कैश बजट को साइड पे करें, प्रॉफिट एंड लॉस में देखें, प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी आइटम्स होंगी? 3 बड़े बड़े, सेल्स, प्रोडक्शन, ऑपरेटिंग। सेल्स में तो सिर्फ सेल होगी, प्रोडक्शन में क्या होगा? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या होगा? सेलिंग एक्सपेंसेस एंड एडमिन एक्सपेंसेस। चले, हमने ये सारा बजट बनाना होगा, ये फॉर्मेट बना लिया, ये सारी लाइन आइटम शो करवा ली। फिर उसके बाद उसका टेस्टिंग का तरीकाकार क्या होगा? उसका तरीका वारदात क्या है बजटिंग में? पिछले साल के इनकम या एक्सपेंसेस दे देगा और कुछ एडजस्टमेंट इंफॉर्मेशन नीचे देगा, उसकी बेस पे, पिछले साल की फिगर्स की बेस पे हमने इस साल का इनकम या एक्सपेंस कैलकुलेट करना होगा। एडजस्टमेंट डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। 2 कॉमन एडजस्टमेंट कौन सी हैं? ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन रेट। इसको हमेशा पहले ग्रोथ बोलना है, बाद में इन्फ्लेशन बोलना है, तरतीब उलट नहीं करनी। पहले ग्रोथ एडजस्टमेंट, फिर इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट हुआ करेगी। ये तकरीबन हर क्वेश्चन में आपको मिलेगी। कौन सी एडजस्टमेंट बजटिंग के, कौन सी एडजस्टमेंट जो बजटिंग के तकरीबन हर क्वेश्चन में मिलेगी हमें? ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन रेट।
ठीक है, दोनों की वजह से पिछले साल की निस्बत इस साल के इनकम या एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन रेट के पहले हमने कहीं पढ़ा हुआ ये क्या होते हैं? चलें, गुड। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। दिस बजट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड ऑन एग्रीगेट बेसिस नॉट मंथ वाइज। ये एनुअल बेसिस पे प्रिपेयर होता है अमूमी तौर पे। जो प्रॉफिट लॉस बजट होता है ये क्या होगा अमूमी तौर पे? कभी कभार दिल किया उसका तो 6 महीने का भी पूछ लेगा, लेकिन अमूमी तौर पे एनुअल होता है। लेकिन कैश बजट के साथ ऐसा नहीं है। कैश बजट अमूमी तौर पे मंथ वाइज होता है। कभी दिल करे तो क्वार्टर का भी पूछ सकता है, पाबंदी कोई नहीं है उसके ऊपर, लेकिन अमूमी मंथ वाइज होता है। प्रॉफिट एंड लॉस बजट अमूमी, प्रॉफिट एंड लॉस बजट अमूमी एनुअल बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे होता है। कैश बजट अमूमी मंथली बेसिस पे होता है। बताइए यहां तक क्लियर? पहला चेक पॉइंट, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर जिस तरह आपने डेप्रिसिएशन को कहा कि सेपरेट ट्रीट करेंगे, आपने कहा कि इन्फ्लेशन में इफेक्ट आता है, लेकिन सर इसकी दूसरी वजह ये भी ले सकते हैं कि ये नॉन कैश आइटम है इसलिए इसको सेपरेट लेके चलना। नॉन कैश आइटम, इन्होंने कहा सर आपने कहा डेप्रिसिएशन को अलग ट्रीट करना है प्रॉफिट लॉस बजट में। क्या एक रीजन तो आपने ये बता दिया ना, क्योंकि उसके ऊपर इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट नहीं होती पास्ट। क्या ये भी कह सकते हैं कि नॉन कैश आइटम है? हरगिज नहीं, हरगिज लिख ले। पहला बड़ा फर्क इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में और बजटिंग में। ये बजटिंग है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है। उसके रूल उधर है, इसके रूल इधर है। उधर नॉन कैश आइटम्स को इग्नोर करते थे। मुझे बताएं इनकम स्टेटमेंट में आप सिर्फ कैश एक्सपेंसेस इंक्लूड करते हैं कि नॉन कैश भी? नॉन कैश भी। ये बजटिंग, इसका करीबी ताल्लुक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का नहीं था। तो इसमें जैसे इनकम स्टेटमेंट नॉर्मली आप जो जो एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं ना, वैसे ही एक्सपेंस यहां पे रिकॉर्ड होंगे। कैश एक्सपेंस भी, नॉन कैश एक्सपेंस भी। तो याद रखें बजटिंग के टॉपिक में अगर नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं वो भी रिकॉर्ड होंगे। यानी डेप्रिसिएशन है वो भी जिस साल की डेप्रिसिएशन है उस साल में आएगी। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की तरह नहीं है ये, यहाँ पे डेप्रिसिएशन हर साल आएगी। अगर कोई गेन या लॉस हुआ है वो भी आएगा। ठीक है जी। टैक्स की कैलकुलेशन नहीं आएगी, इसमें टैक्स की कैलकुलेशन नहीं होती, लेकिन अगर कोई एडजस्टमेंट आ गई टैक्स एक्सपेंस के तौर पे आ सकता है अगर दिया, और टेस्ट नहीं करता इधर। कैश बजट में अमूमी तौर पे आप बताइए, आपसे पूछता हूं, गैस कीजिए, अंदाजा लगाइए कैश बजट में क्या क्या होगा? बड़ी बड़ी आइटम्स, दो सबसे बड़ी आइटम्स क्या होंगी जिसके बाद क्वेश्चन खत्म? कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स, कैश पे टू क्रेडिटर। शाबाश। कैश बजट में सबसे बड़ी लाइन आइटम्स कौन सी होंगी? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर और कैश पे टू क्रेडिटर। बाकी और भी एक्सपेंसेस आ जाएंगे, जैसे कैश पेड फॉर लेबर एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो लेबर को पे किया होगा, ओवरहेड एक्सपेंस पे किए होंगे, और फिर कैश पेड फॉर मार्केटिंग, एडमिन एंड अदर एक्सपेंसेस वगैरह। बाकी के भी मैन्युफैक्चरिंग या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की पेमेंट आएंगी, लेकिन सबसे बड़ी लाइन आइटम्स कौन सी होंगे? जिसने कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स कैलकुलेट कर लिया, कैश बजट 50% सॉल्व। जिसने कैश पेड फॉर परचेजेस कैलकुलेट कर लिया, कैश बजट 80% सॉल्व। इसके बाद ये वाले कैलकुलेशन रेपिटेटिव नेचर की होती हैं, एक तरह की होती हैं। इसका तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ, इसका तरीकाकार थोड़ा, क्योंकि डेटर इज क्रेडिट बैलेंस। वरना अगर देखा जाए ना तो ये भी बैक एंड पे इनका भी दोनों का तरीकाकार एक ही है, टी अकाउंट बनाना है। जिसको डेटर्स का टी अकाउंट बनाना आता है, क्या उसे क्रेडिटर का टी अकाउंट नहीं बनाना आता होगा? लेकिन इसलिए मैं डिफरेंट कह रहा हूं क्योंकि इधर वो डेबिट आइटम है, इधर क्रेडिट आइटम, डेबिट क्रेडिट का फर्क होता है बस। और यहाँ पे कैश पेड फॉर लेबर। ठीक है, ये कैलकुलेशंस टोटल करनी पड़ेगी। कोई प्रॉब्लम? अच्छा बताइए, इसमें से कौन सी ऐसा एक लफ्ज है जो इससे पहले आपने नहीं पढ़ा हुआ, आपके लिए नया है? कोई ऐसा इनकम या एक्सपेंस जो आप पहली दफा सुन रहे हो या आपने इससे पहले कभी कैलकुलेट ना किया हो? खुद बता, पढ़ लें, तसल्ली से पढ़ लें। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं, कंसेप्ट नया कोई नहीं, ना होने के बराबर। कैलकुलेशन ज्यादा है इस चैप्टर, ये एक चैप्टर एक ही वजह से बदनाम है, कैलकुलेशन।
और कैलकुलेशन या तो समझ बिल्कुल ही नहीं आएगी या चुटकियों में होती जाएंगी। सिस्टमेटिकली चलेंगे ना, चुटकियों में कैलकुलेशन होती जाएंगी। रैंडमली चलेंगे ना, कोई सिरा हाथ नहीं। डोर है ना उलझी हुई हो, सिरा हाथ आ जाए, सिरे से पकड़ के जितनी मर्जी उलझी हुई है भाई वो सुलझ जाएगी कि नहीं सुलझ जाएगी? सिरे से पकड़े। और अगर दरमियान में से अपनी मर्जी से पकड़े फिर नहीं सुलझे, फिर चाहे सारी रात उसे सीधा पदरा करते रहे नहीं। तो इसको सिरे से, बजटिंग का एक बड़ा रोल सिरे से स्टार्ट होना है। और सिरा मैंने आपको पहले बड़ा सिरा बता दिया, क्या? पहले प्रॉफिट एंड लॉस बजट, फिर के। और प्रॉफिट एंड लॉस में भी अब इतनी को तो आपको समझ आएगी होगी कि तरतीब है, इस तरतीब में भी कुछ हिकमत तो होगी थोड़ी बहुत। क्या हिकमत होगी? जिस तरतीब से आइटम बताइए उसी तरतीब से करनी होगी। सबसे पहले कौन सा बजट? सेल्स बजट, सेल्स बजट। ठीक है जी, यहां पे कोई प्रॉब्लम? चीजें सारी समझ आ गई? एंड में क्या कह रहा है? कैश बजट यूजुअली प्रिपेयर्ड ऑन मंथ वाइज। यूजुअली कह रहा है, ऑलवेज नहीं कह रहा, यूजुअली। आगे चलते हैं अब सेल्स रेवेन्यू। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस बजट। कौन सा? दोनों में से कौन सा स्टार्ट करें? प्रॉफिट एंड लॉस और कैश, दोनों सिलेबस में कौन सा करें? कैश बजट ना कर लें, बच गए। कैश बजट नहीं करना, पहले प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बजट में मेन आइटम, बड़ी बड़ी आइटम्स कौन सी होती हैं? सेल्स, प्रोडक्शन बजट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब सेलिंग और मार्केटिंग एक्सपेंसेस, और डेप्रिसिएशन डिस्पोजल अलग। और प्रोडक्शन बजट का मतलब तीन चीजें, मटेरियल, लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है। और सेल का बजट। तो सबसे पहले क्या करने लगे हैं हम? सेल्स का बजट, सेल्स रेवेन्यू, कैलकुलेशन ऑफ बजटेड सेल्स रेवेन्यू। सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल फार्मूला सेल्स की कैलकुलेशन का क्या है? सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड इनटू सेल प्राइस। अच्छा, कभी कभार मैं क्वेश्चन में चलते चलते क्यू लिख दूं ना, क्यों, इससे मुराद क्या होगा? क्वांटिटी, यूनिट सोल्ड। और अगर लिखो पी, इससे मुराद क्या होगा? प्राइस। तो क्वेश्चन में उसके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं। कभी वो क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करके सेल्स रेवेन्यू खुद दे देता है, कभी वो कहता है यूनिट सोल्ड इतने हैं, प्राइस इतनी है। तो क्या करेंगे जी? ये चीज उसने कहा, इस साल के यूनिट सोल्ड है, सॉरी इस साल का सेल्स रेवेन्यू 10 लाख, तो सेल्स रेवेन्यू में कितना आएगा? 10 लाख। वो कहता है एस्टिमेट करते हैं हम, फर्ज कीजिए अगले साल की बात करते हैं, एस्टिमेट करते हैं नेक्स्ट ईयर में हम हमारा सेल्स रेवेन्यू होगा 20 लाख। तो नेक्स्ट ईयर की बजटेड इनकम स्टेटमेंट में सेल्स कितनी आएगी? 20 लाख आएगी। और कितनी? अगर उसने कहा नेक्स्ट ईयर में यूनिट सोल्ड होंगे 1 लाख और प्राइस होगी 20 रुपए, यूनिट सोल्ड इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जरा गौर से सुनिएगा। अगर वो आपको कह दे इस साल के यूनिट सोल्ड 1 लाख हैं और प्राइस 20 रुपए है, अगले साल का सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करें। क्या करेंगे? यूनिट्स के ग्रोथ से मल्टीप्लाई करेंगे और प्राइस से इन्फ्लेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, मैं मैथ में बहुत स्ट्रांग हूं, तो मेरा मैथ मुझे ये कहता है यूनिट से इन्फ्लेशन को मल्टीप्लाई कर दो और प्राइस से ग्रोथ को मल्टीप्लाई कर दो, जवाब फिर भी सेम आएगा। कंसेप्ट ठीक नहीं है, कैलकुलेशन ठीक है, कंसेप्ट ठीक नहीं है। तो कंसेप्ट ठीक रखना है। सबसे पहले यूनिट सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड इनटू सेल प्राइस। ये फार्मूला से एग्री करते हैं? अगर वो आपको अगले 5 सालों में से हर साल का यूनिट सोल्ड अलग से दे दे और हर साल की प्राइस अलग से दे दे, हर साल का बजटेड सेल्स कैलकुलेट कर लेंगे? पक्का? चलिए आगे चलते हैं। अब इन दोनों की डिटेल की बात करते हैं। यूनिट सोल्ड में वो क्या कुछ कर सकता है, यूनिट सेल प्राइस में क्या कुछ कर कहता है? यूनिट सोल्ड में बी गिवन इन द क्वेश्चन
और यू मे हैव टू कैलकुलेट इट यूजिंग ग्रोथ रेट। या तो उसने हर साल के क्वेश्चन में दिए होंगे, अगर वो 3-4-5 साल का बजट हमसे बनवाता है कि इस साल इतने, इस साल इतने, इस साल इतने, इस साल, हमने कहना शुगर है, हमें खुद से कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। और अगर वो हमें हर साल के यूनिट्स ना दे, पहले साल के यूनिट्स दे दे, फिर हर साल का ग्रोथ दे, फिर भी शुक्र है। इतनी आसान कैलकुलेशन कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई कर। देखो भाई, यही कह रहा है एग्जाम्पल, इफ यूनिट्स ऑफ लास्ट ईयर जो गुजर चुका है 1000 एंड देयर इज ग्रोथ रेट ऑफ 10%, तो ईयर 1 के कितने यूनिट होंगे? कैलकुलेट करें। 1100। शाबाश। और ईयर 2 के, और ईयर 4 के, ईयर 4 कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन। ये बजटिंग वाला चैप्टर समझने से नहीं आएगा, करने से आएगा। समझने का तो उसमें कुछ है नहीं इतना, करने से आएगा। ईयर 4 में बताइए कितने यूनिट सोल्ड होंगे? 1464। शाबाश, इनका ये आंसर आ गया। शाबाश, करेक्ट। क्लियर? चले, यूनिट सोल्ड को टिक कर दे। ये हमने कैलकुलेशन सीख ली कि हर साल ग्रोथ रेट दिया हो, हर साल के यूनिट कैलकुलेट करना सीख लिए। अब आगे चलें प्राइस की तरफ। सेल प्राइस में बी गिवन इन क्वेश्चन और यू मे हैव टू कैलकुलेट इट यूजिंग इन्फ्लेशन। अगर दी हुई है बहुत आसान, उसी को मल्टीप्लाई करके निपटा दो। किसी क्वेश्चन में दी हुई होगी। अब ये हर जो आपको सिचुएशन बता रहा है ना, किसी सिचुएशन में ये होगा, किसी क्वेश्चन में ये सिचुएशन होगी, किसी क्वेश्चन में वो सिचुएशन होगी। ये कॉम्बिनेशन होते हैं। सेल प्राइस में बी गिवन। अच्छा, कैसे? फॉर एग्जांपल, इफ सेल प्राइस ऑफ लास्ट ईयर इज 60 and there is inflation rate of 5%, then price of year 1 क्या होगी? 63। और प्राइस ऑफ ईयर 2 कितनी होगी? 15। प्राइस ऑफ ईयर 5 कैलकुलेट करें। आपके पास है 12 सेकेंड। 12 सेकेंड। 76.57, 88.04। ये क्या हो क्या रहा है? ये छोटी सी कैलकुलेशन नहीं आपसे हो पाई? नहीं, अब तो मैं आपको सिखाऊंगा। आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है। कैलकुलेटर सामने रखें। पिछले साल की प्राइस थी ईयर नॉट की, कितने थे? 60। और अब ईयर 5 की, 5 साल के बाद की प्राइस कैलकुलेट करनी है। इन्फ्लेशन रेट क्या है? 5%, यानी इंटू 1.05 पावर 5। कैलकुलेटर पे ऑल क्लियर का बटन दबाएं। 60 मल्टीप्लाइड बाय 1.05, उसके बाद एक्स के ऊपर जो डब्बा बना हुआ है ये बटन दबाना है। 5 इक्वल टू 76.58। नहीं, एक गोरे की मैंने किताब पढ़ी, उसमें वाकई वो कैलकुलेटर के ऊपर ये सिखाया था। ये अच्छी बात है, इसमें कोई बात की बात नहीं है। कभी कभी आप नोट करेंगे, मैं भी जो है ना ये क्या कहते हैं सर, हल्की आवाज़ में, सरगोशी में ये कैलकुलेशन कर रहा होता हूँ। तो उससे मुराद ये होता है कि आपको रियलाइज़ कराना स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन ये मोड मेरा ऊपर मैथ वाला है, मैथ वाला, उसमें ये कैलकुलेशन है। 76.58 अप्रोक्सीमेटली भैया ये है। क्लियर? यूनिट सोल्ड कैलकुलेट करना आ गया हमें, सेल प्राइस कैलकुलेट करना भी आ गया। चलिए, अच्छा, अब आप ये इक्वेशन बना लीजिए। ये इक्वेशन आपके काम आएगी कि सेल्स रेवेन्यू किसी भी साल का, बाजू का जो है ना वो कहता है 2 या 3 या 4 सालों का बजट बनाओ। तो सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू 1 प्लस जी ग्रोथ रेट पावर n मल्टीप्लाइड बाय P इंटू 1 प्लस आई क्या है? इन्फ्लेशन रेट पावर n। ये इक्वेशन, ये अलग, ये अलग। इसको इसके साथ जोड़ना है, क्वांटिटी को ग्रोथ के साथ, इसको इसके साथ।
अब देखिए इसमें वेरिएशन कैसे लेके आएगा, बेसिक कंसेप्ट यही रहेगा। वेरिएशन कैसे लेके आएगा? नंबर 1 वेरिएशन, वो आपको क्वांटिटी हर साल की खुद बता देगा, हर साल इतनी इतनी क्वांटिटी है। प्राइस बेस ईयर की बताएगा, ईयर नॉट की, और फिर इन्फ्लेशन बता देगा। या प्राइस हर साल की फिक्स रख के क्वांटिटी और ग्रोथ रेट बता देगा। कभी एक फिक्स करके दूसरा वेरिएबल, कभी दोनों वेरिएबल, कभी दोनों फिक्स। में समझ आ रही है? आखिरी सवाल, पिछले साल सेल्स थी ₹20,000, हर साल ग्रोथ रेट होगी 10% और इन्फ्लेशन रेट होगा 3%। सेल्स पिछले साल की थी 20,000 रुपीज, ग्रोथ हर साल की 10%, इन्फ्लेशन हर साल का 3%। यही था, चलिए यही करें। एक मिनट, अभी क्वेश्चन तो मैंने पूछा ही नहीं। ईयर 4 की सेल्स कैलकुलेट करें। आपके पास है 25 सेकेंड। 25 सेकेंड। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेट 20,000 इंटू 1.1 पावर 5 इंटू 4 ओके 4 इंटू 1.03 पावर 4। ये कैलकुलेशन 3295 आपने नोट किया है। इसमें उसने ऑलरेडी आपको क्यू और पी को मल्टीप्लाई करके दे दिया। तो जब उसने आपको टोटल सेल्स रेवेन्यू बेस ईयर का कैलकुलेट करके दे दिया है, तो इसका मतलब आपने सिर्फ ग्रोथ की एडजस्टमेंट करनी है, इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट करनी है। बताइए समझ आती है बात? सबसे कम्प्लेक्स जो आपसे कंसेप्ट टेस्ट करवा सकता है वो ये करवा सकता है, ये। और अमूमी तौर पे जो ज्यादातर वो टेस्ट करवाएगा वो ये कंसेप्ट है। यानी यूनिट और प्राइस अलग अलग नहीं देता, वो इकट्ठे बेस ईयर की सेल्स रेवेन्यू दे देता है। पिछले साल का सेल्स रेवेन्यू ये था, कहता है इस साल ग्रोथ रेट ये होगा, इन्फ्लेशन रेट ये होगा, मल्टीप्लाई कर दें। कैलकुलेशन समझ आ गई? कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बताइए कोई नई चीज जो आपने सीखी हो, कोई नई चीज है? सारी पहले आप नई फार्मूला भी काउंटिंग में सीख नहीं चुके हो आप? कॉस्ट में कहीं सीख चुके होंगे आप, पिछले चैप्टर में सीखा था। शाबाश। फर्दर हाँ ये फर्दर एडजस्टमेंट्स टू द सेल्स रेवेन्यू। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं भैया, बजटिंग में मैं पहले आपको बोल चुका हूं, कंसेप्ट कम है, कैलकुलेशन ज्यादा है। आप इसका मतलब नहीं समझ पाए। सही कंसेप्ट, हाँ प्रैक्टिस। शाबाश। इसका मतलब है मैंने पढ़ाना कम है, आपने पढ़ना ज्यादा है। मैंने नहीं प्रैक्टिस करवानी, मैं क्यों प्रैक्टिस करवाऊं? प्रैक्टिस आप करवाएंगे, आप करेंगे। मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा ना क्लास में, उसके बदले में आपने 3 क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि ये नहीं शाबाश, खुशी से नाच उठे भाई। शाबाश, इतना खुश। फर्दर एडजस्टमेंट ऑफ द सेल्स रेवेन्यू, नहीं 3 ज्यादा हो गया, 2 कर देते हैं। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और उस एक क्वेश्चन के बदले में 2 क्वेश्चन आपने घर से खुद करके, एक जो मैंने करवाया उसको रिपीट नहीं करना। इतना साइंसदान ना बन मेरा भाई। ये बताइए क्या है? कह रहा है फर्दर एडजस्टमेंट भी हो सकती है मोर देन 1 प्रोडक्ट्स। तो अगर मोर देन 1 प्रोडक्ट्स हुई, उसने कहा जूते बेचते हैं मेन के लिए अलग, वुमेन के लिए अलग, चिल्ड्रन के लिए अलग, तो क्या करेंगे? हमने कहा मसला ही कोई नहीं, वही कैलकुलेशन 3 दफा करेंगे। ये बड़ी मुश्किल चीज पूछी भाई। अगर प्रोडक्ट्स की तादाद 1 से ज्यादा हो तो क्या करना है? सेल्स रेवेन्यू 2 स्टेप्स में कैलकुलेट होगा। यही फार्मूला पहले एक प्रोडक्ट ए के लिए और यही फार्मूला बाद में प्रोडक्ट। भाई कोई क्वेश्चन मुश्किल हुआ कि लेंथी हुआ? लेंथी हुआ। हाँ, अगर प्रोडक्ट की टाइप, हाँ उन्होंने कहा
सर ऐसे ना करें, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कुछ जूतों के ऊपर सेल लगी होती है, ये 10% ऑफ पे है, 20% ऑफ पे है, तो अगर इस तरह हुआ तो डिस्काउंट ऑन सेल्स। अब बताइए क्या, कौन इसका जवाब देगा? डिस्काउंट वाले लैदा कर देंगे। डिस्काउंट वाले लैदा कर देंगे, ठीक है। डिस्काउंट की कैलकुलेशन कैसे होगी? सारी कैलकुलेशन इसी तरह होगी, डिस्काउंट फैक्टर। सुभान अल्लाह, बेहतरीन। अगर 10% डिस्काउंट है, सारी कैलकुलेशन ऐसे करके एंड में 0.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 5% ऑफ है, अगर 2% ऑफ है, 98 से कर देंगे। भाई क्लियर? शाबाश। और अगर उसने कहा कि कस्टमर अगर डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है तो 2% चार्जेस ऐड कर देने, 1.02। शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा ये तो आसान बता रहे हैं आप, अभी वैसे टॉपिक नहीं है, लेकिन अब आपने बजटिंग को कुछ ज्यादा आसान समझ लिया। मुश्किल सवाल पूछना हो ना ना ना, अब लेबर, क्योंकि ये क्वेश्चन में उसने कहा पिछले साल लेबर का एक्सपेंस है 10,000, ठीक है। इस साल ग्रोथ रेट होगा 20%, इन्फ्लेशन रेट होगा 10%। अब आगे सुने, लेकिन इस साल एक कॉस्ट मेजर लिया है मैनेजमेंट ने, एक कंसल्टेंट को हायर किया है जिसको 5 लाख सालाना सैलरी मिलेगी, और वो हमारी लेबर को ऐसी ट्रेनिंग करवाएगा, ऐसी ट्रेनिंग करवाएगा, ऐसी ट्रेनिंग करवाएगा कि उनकी एफिशिएंसी 5% बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी इसकी कराएगी ना, ग्रोथ लगेगी और इन्फ्लेशन लगेगी, ग्रोथ नहीं लगेगी। 0.95 से मल्टीप्लाई। शाबाश। आपको कैसे पता चला कि एफिशिएंसी बढ़ने से कॉस्ट कम होगी? एफिशिएंसी इंक्रीज, कॉस्ट डिक्रीज, ये भी बात आपको पता है। लेबर कॉस्ट, बेहतरीन बेहतरीन। लेकिन एक नंबर फिर भी कटेगा। शाबाश। इनका नंबर नहीं कटे, क्यों? कि जो एक्सपर्ट हायर किया उसकी कॉस्ट भी तो ऐड करनी थी। अब ठीक है, फिक्स कॉस्ट भी होगी तो कॉस्ट में तो आएगी ना, लैदा जाएगी। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ, लैदा जाएगी, लेबर में नहीं आएगी। हाँ, लेकिन कॉस्ट तो ऐड। चले कोई बात, इसको छोड़े, ये तो वैसे जरा टाइम था मेरे पास, मैंने कहा चले कोई ना कोई एडजस्टमेंट पूछ लें। आप मुझे ये बताइए कि ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने सारे करने। हाँ, क्वेश्चन नंबर चले, एक क्वेश्चन में आपको मसला, लेकिन वो बाद में देखेंगे। अच्छा, अब क्या करें, अभी क्लास में भी कुछ प्रैक्टिस कर ले, मेरा ख्याल है आज टेस्ट भी है। चलिए आप ऐसा करें, मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करके दे। क्वेश्चन नंबर 2, ज्यादा नहीं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 कैलकुलेट करके दे दे। ये टेबल सा मुझे अजीबोगरीब सा लग रहा है, जो करता जाए वो छुट्टी कर ले, चले जाए। आप भी याशी करेंगे, कैलकुलेटर पे नहीं, मुझे ये वर्किंग कैलकुलेशन में चाहिए, कैलकुलेटर पे नहीं चाहिए। द मार्केटिंग डायरेक्टर of Shahid Limited has provided the following annual sale projection: men 1.2 million, women 0.5, 1000। रिटेल प्राइस क्या, ये तो हमने किया ही नहीं कभी। रिटेल प्राइस 1000 से लेके 4000, तो मैं यूनिट को 1000 से मल्टीप्लाई करूं, 4000 से करूं कि एवरेज से? कि पहले नीचे पढ़ लूं? नीचे पढ़ ले। The previous pattern of sales indicate that 60% of units are sold at minimum price. इसका 60% लेंगे, मिनिमम प्राइस पे सेल होगा। 10% are sold at maximum price,
इसका 10% लेंगे मैक्सिमम प्राइस पे एंड रिमेनिंग 30% एट ए प्राइस ऑफ 2000, रिमेनिंग 30 2000 पे होगा सर ये 2000 एंड रुपीज 1200 पर फुट ईयर फॉर मैन एंड वुमेन। हाँ जी रिस्पेक्टिव, यानी ये जो दरमियान वाला है ये इसका 10% जो है ये वुमेन के मैन के लिए होगा 2000 और वुमेन के लिए क्या रेट होगा 1200। शाबाश, तो जरा कीजिए। Minimum 1000, maximum 4000, 2000। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दें। इसको यूनिट्स को राउंड ऑफ कर देना बेहतर था, अब मुझे याद आया बजटिंग में हमें राउंड ऑफ भी करना होगा, ठीक है ना। इंटू 1000, 720,000, 120 इंटू 4000, 480,000 और 360 इंटू 720 प्लस 720 प्लस 480, 1272, यही है जी। ए ओके 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 ओके, एक जीरो रह गया, एक जीरो रह गया, एक जीरो रह गया, एक जीरो रह गया। 1920, 1920। अब इसी पैटर्न के ऊपर आपने वुमेन की कैलकुलेशन कर लेनी है। अच्छा, ये कैलकुलेशन टेबल फॉर्मेट में करना हरगिज लाजमी नहीं है, आप सिंपल भी स्टेटमेंट फॉर्म में भी करना चाहें कर सकते हैं। यानी 720 इंटू 1000 प्लस 120 इंटू 4000 प्लस 360 इंटू 2000, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। मुझे ये इजी लगता है, इस तरह से कैलकुलेशन टेबल बना के कैलकुलेशन करना मुझे निस्बतन इजी लगता है। लेकिन टेबल फॉर्म में भी कर, इसमें थोड़ा सा लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। टेबल फॉर्म में भी कर सकते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में भी। कितने स्टूडेंट ने स्टेटमेंट फॉर्म में किया सीधी लाइन में? हाँ शाबाश। और कितनों ने टेबल बना के? हाँ, अगर कहीं आपको मुश्किल लगे ना समझने में डाटा, तो फिर याद रखें हमेशा टेबल बना लें, उससे डाटा सिंप्लीफाई हो जाता है। लेकिन अगर आपको समझ आ गया तो आप उसे सिंगल कैलकुलेशन में करना ज़्यादा बेहतर होता है। अगर समझ आ जाए तो एक ही लाइन में कैलकुलेशन करना ज़्यादा बेहतर होता है। क्लियर जी? वुमेन की कैलकुलेशन भी ऐसे कर लेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा जजमेंटल डिफरेंस आएगा,
लेकिन उसको हम कल डिस्कस करेंगे। ये आपकी आज की होम असाइनमेंट है, क्वेश्चन सारे कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज सुन लें, ये सारे क्वेश्चन क्या है, ये आई कैप के जो बड़े बड़े क्वेश्चंस है ना, उनमें से रेलिवेंट एडजस्टमेंट निकाली गई है। यानी यूं समझ लीजिए इनडायरेक्टली ये आई कैप के बड़े बड़े क्वेश्चंस के छोटे 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 हिस्से करके आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। क्वेश्चन करते करते आपको ये फील होना चाहिए जैसे 5 पेपर का क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारा छोटा कंसेप्ट भी बिल्ड हो जाए और 5 पेपर की भी प्रैक्टिस आज से ही शुरू हो जाए। आज से ही ये भी 5 पेपर का क्वेश्चन है, लिखा भी हुआ है सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन। ऐसे भी कर सकते हैं, ट्री बना के भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल ये भी कर सकते हैं, ठीक, कैलकुलेशन कोई भी। हाँ लेकिन नहीं भाई, इसमें जीरो बहुत ज्यादा हो गए, राउंड ऑफ कर ले, राउंड ऑफ कर लेना चाहिए, इतने जीरो हमसे मैनेज ना हो पाएंगे, तुमसे ना हो पाए। हाँ जी। चलिए ये असाइनमेंट आज के जरूर कीजिएगा। आज का लेक्चर यहाँ पे, कोई क्वेश्चन है आपका, कोई मुश्किल चीज आज में, आज कोई नई चीज सीखी आपने? चलिए हर रोज मैंने लेक्चर एंड पे आपसे ये पूछना है, किसी दिन तो आप कहेंगे सर आज कोई नई चीज सीखी है। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।